पहाड़ों में चुनाव हो रहे हैं, पहाड़ों में हलचल है। पीएम मोदी ने पहाड़ों की तकदीर बदलने का वादा कर देवभूमि में तो कमल खिला लिया, अब पहाड़ों की रानी में भी कमल खिलाने की तैयारी हो रही है। लेकिन देवभूमि में कमल खिलने के बाद क्या वाकई में देवभूमि की तकदीर बदली है? पिछले 6 महीने से वहां पर बीजेपी की सरकार है, क्या कुछ बदला है और क्या भविष्य की योजना है? इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मौजूद हैं। त्रिवेंद्र जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये बताइए कि पिछले 6 महीने से आप वहाँ पर सीएम पद का कार्यभार संभाले हुए हैं, चुनावी जो वादे थे वो जुमले ना बनकर रह जाएं, ऐसे में पिछले 6 महीनों में आपकी 6 बड़ी उपलब्धियां गिनाई। देखिए, हमने जो सबसे पहला वायदा किया था उत्तराखंड की जनता से कि कांग्रेस ने राज्य में जो सबसे बड़ा जो गड़बड़ किया है वो भ्रष्टाचार है, और मैं ये कह सकता हूँ कि इन 6 महीनों में भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने बहुत ठोस पहल की है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी पुलिसिंग है, पहला स्टेट हमारा बना है आज जहाँ पर हमने बजटरी प्रोविज़न किया कि प्रत्येक थाने को कैटेगराइज करके, ABC कैटेगराइज करके, और उस कंपल्सिव करप्शन को रोकने के लिए एक सुधारात्मक प्रयास, ये देश में पहला राज्य बना है जो हमने उत्तराखंड से उसकी शुरुआत की है। दूसरी बात मैं शिक्षा के क्षेत्र में बताना चाहता हूँ कि हमारे राज्य में लगभग 89+% हमारा लिटरेसी रेट है। फिर भी हमारे यहाँ कुछ संस्थानों की कमी थी, जैसे आज फैशन डिजाइनिंग का है, तो हमने इन 6 महीनों में फैशन डिजाइनिंग जो टेक्नोलॉजी है उसको हम उत्तराखंड में लाए हैं। ऐसे ही सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस प्लास्टिक एंड एडवांस टेक्नोलॉजी सीपेट राज्य में नहीं था, हम इन 6 महीनों में सीपेट हम लाए हैं। तीसरी चीज़, जो पलायन को लेकर के एक बहुत बड़ी चिंता हमेशा लोगों ने जाहिर करी, उत्तराखंड में ग्रामीण विकास एवं पलायन आयोग बनाया है। आज हमने क्लस्टर बेस्ड खेती वहाँ पर प्रारंभ की है। दूसरी चीज़, हमने वहाँ पर चकबंदी शुरू की है। जब आपने लोकायुक्त जो बिल था वो भी अभी स्टैंडिंग कमेटी को रेफर हुआ है। ट्रांसफ़र एक्ट जो था, जो आपने कहा था कि आपके घोषणा पत्र में भी था कि आप उसको लेकर आएंगे, वो भी अभी स्टैंडिंग कमेटी के पास। हमारा अभी 6 महीने सरकार के हुए, हमने उसको विधानसभा के पटल पर रखा। कुछ लोगों का कहना था कि इसमें कुछ राय और लेना चाहिए। क्योंकि आपने कहा था 100 दिन में मैं लोकायुक्त बिल जो है नहीं, हमने वो पटल में रख दिया जो सदन की संपत्ति है। लेकिन कर्मचारी संगठनों ने भी उसने कहा कि साहब इसमें कुछ हमसे राय नहीं ली गई है, हम कुछ राय देना चाहते हैं। ऐसे ही जो लोकायुक्त है उस पर लोगों के भिन्न भिन्न राय है, और इसलिए हमने उसको प्रवर समिति को रखा है। 90% जो स्कूली बच्चे हैं उनको सिखाने के लिए कंप्यूटर नहीं है, 7% हैं तो वो उपयोग में नहीं है। 7वीं क्लास के 4% बच्चे अंक नहीं पहचान सकते, 6% बच्चों को शब्द ज्ञान नहीं है, 8वीं क्लास के 19% बच्चे 5वीं की किताब भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो कहीं ये लिटरेसी 100% अचीव करने के टारगेट में हम सिर्फ नाम तो नहीं भरते जाएंगे? मैं जो आंकड़े आपने प्रस्तुत किए हैं, मैं समझता हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं हमारी नीतिगत खामियां हैं। इसमें जो बच्चों को ये छूट दे दी गई है कि 8वीं तक आप पढ़े न पढ़िए, आपको फेल नहीं किया जाएगा, आपको अगली क्लास में बैठना ही बैठना है, और इसके कारण कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही है। और मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा प्रकाश जावड़ेकर जी का कि उन्होंने जो पुरानी पद्धति थी फिर उन्होंने कहा हम उसको लागू करेंगे, इसलिए इसको हम सुधारना चाहते हैं। और इसलिए हमने कहा कि केवल लिटरेसी नहीं, शिक्षा के साथ साथ गुणवत्ता वाली शिक्षा ये होना चाहिए, और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड उन सौभाग्यशाली राज्यों में है जहाँ पर 12 बच्चों पर आज एक शिक्षक है। नहीं, आप 12 बच्चों पर शिक्षक की बात कर रहे हैं तो मैं आपको ये बताती हूँ, सेकेंडरी स्कूल में 15,000 शिक्षक कम हैं, 700 प्रिंसिपल कम है, 5,000 प्रवक्ताओं की कमी है, और ये सारे डेटा सरकारी हैं, मतलब जो मैं 2016 तक के हैं। मैं आपको बताती हूँ, राजकीय महाविद्यालयों में करीब 40% शिक्षक नहीं है। राजकीय महाविद्यालयों की मैं बात कर रही हूँ। यूनिवर्सिटीज़ में 50% पद खाली हैं, और प्राइमरी एजुकेशन में 12,617 पद। देखिए, जो आपने हायर एजुकेशन की बात की है उस पर हमारे यहाँ, क्योंकि ये लोक सेवा आयोग के पद हैं, तो लोक सेवा आयोग में जब हमने इसके बारे में कार्रवाई शुरू की तो उन्होंने कहा हमको कम से कम 1 साल इसकी कार्रवाई में पूरा, अगर हम आज से शुरू करते हैं तो हमारे पास 56,000 इंटरव्यू के लिए लोगों ने अप्लाई किया है।
और उनको सबको इंटरव्यू की प्रक्रिया से निकलना है, तो हमको 1 साल इस पूरे काम में लगेगा। और इसलिए हमने निर्णय लिया कि हमने वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनको उसके लिए इंटाइटल किया और कहा कि आप फ़िलहाल संविदा पर, कॉन्ट्रैक्ट पर आप टीचर भर्ती करिए, और उसकी प्रक्रिया हमारी शुरू हो गई है। दूसरी बात, जो महाविद्यालयों में प्रिंसिपल की बात है, आज उत्तराखंड उन राज्यों में से जहाँ प्रत्येक महाविद्यालय में 6 महीने में हमने प्रधानाचार्य विधिवत दे दिया है। अच्छा, इसमें एक खबर बीच में ये भी आ रही है कि जहाँ पर बच्चों की संख्या 10 से कम है उन स्कूल्स को आप बंद कर रहे हैं। देखिए, बंद नहीं कर रहे हैं। अच्छा, बंद नहीं कर रहे हैं, ये गलत तरीके से। हमने कहा क्लबिंग करो। जिन स्कूलों में 3-3 बच्चे हैं, 2-2 टीचर हैं, क्लास 5 हैं, बच्चे 2 हैं, तो वहाँ पर 2 बच्चों को शिक्षक का भी मन पढ़ाने में नहीं लगता, बच्चों का भी पढ़ने में मन नहीं लगता। तो हमने कहा इन बच्चों ऐसे कोशिश करिए कि जहाँ पर हम क्लबिंग कर सकते हैं, जहाँ पर व्यवहारिक हो, तो क्लबिंग कर देंगे। एक तो शिक्षकों की जो ज़रूरत है वो कम हो जाएगी, जहाँ पर कमी है वहाँ पर शिक्षकों की पूर्ति हो जाएगी। 90% स्कूलों में कंप्यूटर पर्याप्त नहीं, 7% उपयोग में नहीं लाए जा रहे हैं। तो ऐसे में डिजिटल इंडिया बनेगा और उत्तराखंड नहीं बनेगा, कैसे चलेगा? कई दिक्कतें हैं। सबसे बड़ी दिक्कत, हर विद्यालय को कंप्यूटर उपलब्ध कराना है। बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था उसके लिए चाहिए। आज हमारे राज्य का जो टोटल बजट है एजुकेशन का, लगभग 1300 करोड़ रुपए के करीब है। 1300 करोड़ में से 1200 करोड़ रुपया तनख्वाह में चला जाता है। 100 करोड़ हमारे पास बचता है। ऐसे में जो व्यवस्थाएं वास्तव में मिलनी चाहिए, हमारा भी दर्द है, हमारी भी तकलीफ़ है, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं। लेकिन मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारा ध्यान है। अभी हम लोगों ने तमाम जो हमारे ब्लॉक मुख्यालय हैं, तहसील मुख्यालय हैं, इनको हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जोड़ रहे हैं। धीरे धीरे हम उसमें आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते थे कि पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी, पहाड़ के ही काम आनी है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। जब 2,80,615 मकान जो पर्वतीय क्षेत्र में हों उन पर ताले लगे हों, तो यकीनन पहाड़ की जवानी, पहाड़ के काम नहीं आ रही है। जो प्रवासी उत्तराखंड के लोग हैं, निश्चित रूप से उनके गांव की ओर रुख हुआ है, ये तो मैं कह सकता हूँ। और जो सुविधाएं थी, जो हम लोग गांव तक पहुंचने के लिए रोड चाहिए, आज हम 250 की आबादी वाले जो गांव हैं वहाँ आज हम सड़क पहुंचा रहे हैं। चाहे एग्रीकल्चर के फील्ड होगा, वहाँ पर जो हमने काम किया है, ऑफ सीजन वेजिटेबल्स पर जो हम काम कर रहे हैं, जो हम एरोमेटिक्स पर जो हम लोग काम कर रहे हैं, आज लोगों को लगने लगा है कि पहाड़ के जो खेत हैं वो लाभकारी हो सकते हैं। और आज जो प्रवासी हैं उनका ध्यान निश्चित रूप से अपने गांव की ओर बढ़ा है। बेरोजगारी एक बहुत बड़ी दिक्कत है पहाड़ में। इंडस्ट्री जो है वो लग नहीं सकती हैं पर्यावरण के लिहाज से। खेती के ऊपर निर्भरता बहुत ज़्यादा है। मेरा ये मानना है कि जब शिक्षित लोग इस काम में लगेंगे तो निश्चित रूप से चेंज आएगा। कि जब ब्रेन लगेगा किसी काम में, यानी कि पढ़े लिखित शिक्षित लोग लगेंगे, और दूसरा ऊर्जावान लोग लगेंगे। ऊर्जा किस में होती है? ऊर्जा यूथ में होती है। ब्रेन शिक्षा से आता है, पढ़ लिख कर आता है, दुनिया को देख कर आता है। आज हमने जो आह्वान किया कि भाई नौजवान थोड़ा इस काम में लगें, आज नौजवान, मैं कह सकता हूँ कि आज उधर आकर्षित हुआ है। और आज ऐसे मॉडल्स हमारे पास हैं, मॉडल्स आज हमारे पास हम खड़े कर पाए हैं कि खेती आज लाभप्रद हो रही है। और जो 10-20 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए दिल्ली की ओर भागते हैं या उत्तराखंड से बाहर भागते हैं, आज उनको लग रहा है कि हाँ, इतना तो हम गाँव में कर सकते हैं। हाई ऑल्टीट्यूड फार्मिंग, जिसकी विदेशों में भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो उस संदर्भ में कोई आपकी ऐसी कुछ योजना है कि लोगों को उस तरफ पढ़ाया जाए वहीं उत्तराखंड में, और आगे फिर वही पढ़ाई उनके वहाँ काम आए, और वो भी सब्सिडाइज रेट? चमोली जनपद का दूरस्थ गांव है घेस, और कहते हैं घेस से आगे नहीं है कोई देश। उसके पार सामने हिमालय है और उधर चाइना बॉर्डर लग जाता है। वहाँ पर हमने इसकी शुरुआत की, और आज वहाँ पर जो परंपरागत रूप से वो थोड़ा बहुत आलू की खेती किया करते थे, पहाड़ी जो आलू है, लेकिन जब हमने उनको मटर की खेती दी, आज आलू से 10 गुना ज़्यादा फ़ायदा उनको मटर में हो रहा है। और इस तरह के क्लस्टर्स हमने हर डिस्ट्रिक्ट में छांटे हैं कि ऐसे क्लस्टर 10-10, 15-15 क्लस्टर बनाइए, जिसमें 50 हेक्टेयर के कम से कम एक क्लस्टर होना चाहिए। उसकी आज हमने शुरुआत की है, चकबंदी की हमने। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए क्या आपने कोई इंस्टीट्यूट वगैरह या पढ़ाई वगैरह कराने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ भारत की जो हरित क्रांति की जनक जिसको कहा जाता है, वो पंतनगर यूनिवर्सिटी हमारे पास है।
उसके अलावा हमने पर्वतीय क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से औद्यानिकी विश्वविद्यालय बनाया, वीरचंद सिंह गढ़वाली औद्यानिकी विश्वविद्यालय बनाया हमने, जिसका सेंटर रानी चौरी टेहरी में है, जो केवल हिल पर काम करेंगे, जो पहाड़ी खेती है। लेकिन देवेंद्र जी उसका शायद रिजल्ट नहीं निकला ना, क्योंकि आप ये देखिए 2013-14 में माइनस में थी कृषि विकास दर, 2015-16 के लिए भी 4.3 या 5 के करीब का कुछ आंकड़ा रखा गया। जो पर्वतीय खेती 87% प्रकृति पर आधारित है, वहाँ पर आप नहर नहीं पहुँचा सकते, पानी है लेकिन इतनी गहराई में है कि आप उसको खेतों तक नहीं पहुँचा सकते हैं। हमने उसके लिए चकबंदी की शुरुआत की है, और चकबंदी जब हो जाएगी तो हमारे यहाँ जो वर्षा जल है बहुत अधिक है, उसका 0.4% अभी हम इस्तेमाल कर पाते हैं। हम जो पानी बरसात का पानी है उसी को संग्रह करके हमने उसकी सिंचाई कर दी।